10 लाख साल पुराने लाल रंग के हन हन की रोशनी ने दादाजी को पूरी तरह खून जैसा लाल कर दिया था। जैंटाओ के राजकुमार श्वेत सिंह ने गुरु शिष्य अनुबंध पर अपना नाम लिखने के लिए कलम उठाई। मैंने कहा, गलत नाम लिख रहे हो। श्वेत सिंह ने चंद्रन श्वेत। उसके हाथ में पकड़ी कलम हवा में ही रुक गई और फिर नीचे नहीं उतर सकी। आधे घंटे पहले आइस एंड फायर यिनयांग वेल के पास डूबू बो काफी देर तक हन लेक जमा कर रहा था। उसके हन हन एक के बाद एक चमके, 2 पीले, 2 बैंगनी और 5 काले। टाइटल डूनुओ की भयानक शक्ति पूरे पहाड़ी इलाके में फैल गई। उसी समय निंग रोंग रोंग चीलो ट्यूलिप की आखिरी शक्ति को शिक्षा करने के निर्णायक पल में थी। 9 रंगों की रोशनी अपने चरम पर थी। उसने सिर उठाकर चट्टान के ऊपर आंखें बंद किए बैठे बूढ़े आदमी को देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शीफू, डूलो सच में आ गया, अब क्या करें? उसने पहचान लिया था कि वह पॉइजन डूलो डुगू बो है। अगर उसका हन लेक स्तर बढ़ने की प्रक्रिया रुक गई तो बड़ी समस्या हो सकती थी, और अगर रुकती नहीं तब भी 9 ट्रेजर ग्लेस स्टाइल पगोडा को किसी टाइटल डूलो ने देख लिया तो ये भी उसके पूरे संप्रदाय के लिए विनाशकारी था। सभी शक्तियां 7 ट्रेजर ग्लेस स्टाइल संप्रदाय के अस्तित्व को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन 9 ट्रेजर ग्लेस स्टाइल के अस्तित्व को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती। वह हक्का बक्का रह गया। लेकिन उसने अभी फेंग हाओ केमिन से गणना की थी कि कोई खतरा नहीं है। फिर ऐसा क्यों? क्या उसकी क्षमता अभी इतनी कम थी कि वह सही से भविष्य नहीं देख पा रहा था? डुगू बो ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसकी दोनों आंखों में अजीब सी हरी रोशनी चमकी। सिर की हन लीक का संचार होने लगा और एक अर्ध पारदर्शी हरी चमक उभर आई। ये उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता थी, मेड्यूसास गेज। 2 पत्थर बना देने वाली किरणें उसकी आंखों से निकलकर आगे बढ़ी। जहां से भी वे गुजरी, वहां की हवा, पानी की भाप, यहां तक कि आइस एंड फायर यिन यांग वेल से निकलने वाली गर्म और ठंडी धाराएं सब पत्थर में बदलने लगी और पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। वह किसी को मारना नहीं चाहता था। वह केवल उन्हें पत्थर बनाकर काबू में लेना चाहता था ताकि बाद में उनसे यहाँ की अमूल्य जड़ी बूटियों के बारे में पूछ सके। पत्थर बनाने वाली किरणों की परछाई निंग रोंग रोंग के सिर के ऊपर पहुंच चुकी थी। अब देर हो चुकी थी। निंग रोंग रोंग ने दांत भींच लिए और जबरदस्ती अपनी प्रगति रोकने ही वाली थी। शांत रहो शिष्य, तुम्हारा मन अभी स्थिर नहीं है। अगर मैंने कहा है कि कोई समस्या नहीं होगी तो नहीं होगी। आराम से अपनी प्रगति पूरी करो। निंग रोंग रोंग की हरकत अचानक रुक गई। मैं आगे बढ़ चुका था। मेरे पैरों के नीचे 9 हन हन एक एक करके ऊपर उठे। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला 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 और लाल। आखिरी 10,000 नहीं बल्कि 10 लाख साल पुराना रक्त लाल हन हन पूरे पहाड़ पर लाल रोशनी बरसा रहा था। मैं निंग रोंग रोंग के सामने पहुंचा और अपना दाहिना हाथ बगल की ओर यूं घुमाया जैसे कोई मक्खी भगा रहा हूं। वे दोनों किरणें जो हर चीज को पत्थर बना सकती थी मेरे हाथ से निकली शक्ति से टकराई। वे हवा में एक पल के लिए थम गई। अगले ही क्षण एक और भी अधिक भयंकर शक्ति ने उन्हें उल्टा दबा दिया। वे दोनों किरणें सिमटकर एक विशाल क्रॉस जैसी आकृति में बदल गईं। फिर छन वे पूरी तरह टूट गईं और जमीन पर पत्थर की धूल बनकर बिखर गईं। पत्थर के टुकड़े दोनों ओर उड़ते हुए चट्टानों में जा धंसे। चट्टान के ऊपर खड़ा डूबू बो अचानक ठहर गया। उसने आंखें सिकोड़ ली। वह जीवन भर लड़ाइयां लड़ता आया था। अभी अभी मेरे हाथ की ताकत, कोण और तोड़ने की विधि, ये सब किसी साधारण हंस के करने की बात नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी सबसे गर्वित सिर की हन लीक क्षमता मेड्यूसस गेज भी मेरे एक हाथ से तोड़ दी गई थी। और उसके सामने चमकते हुए 9 हन हन, खासकर वह लाल एक। इतनी कम उम्र में यह टाइटल डूलुओ कैसे हो सकता है? डूगू बो ने बायां हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। रुको, शायद कोई गलतफहमी है। पहले बात उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा मुड़ी। अगले ही पल मैं उसके चेहरे के ठीक सामने खड़ा था। इतना पास कि उसकी पुतलियों में मेरा चेहरा साफ दिख रहा था। मेरे शरीर से एक ठोस और भयानक दबाव अचानक फूट पड़ा, जैसे कोई अदृश्य पहाड़ सीधे उसके शरीर पर आ गिरा हो। डूगू बो एक उंगली तक नहीं हिला सका। एक उंगली भी नहीं। उसकी हन लीक जैसे पूरी तरह जम गई थी। लेवल 91 का टाइटल डूलुओ मेरे हाथों में एक छोटे पौधे जैसा लग रहा था। लंबे समय तक उसके सामने चमकते हुए हन हन भी मेरी शक्ति के सामने बुझती चिंगारी जैसे लग रहे थे। वह लेवल 91 का टाइटल डूलुओ था, फिर भी वह हिल क्यों नहीं पा रहा था? उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से ठंडा डर ऊपर चढ़ गया। मैंने हाथ उठाया और उसकी खोपड़ी के ऊपर रख दिया। मैं मुस्कुराया। चूंकि तुमने शुरू में हमें मारने की कोशिश नहीं की और हमने वाकई तुम्हारी चीजें ली हैं, तो मैं भी बात समझता हूं। मैं ज्यादा नहीं करूंगा। मैंने कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। डूबू बो के होंठ हिले। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। मेरे हाथ की शक्ति नीचे दबने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। पहले घुटने, फिर कमर, फिर छाती। वह पूरी ताकत से छटपटाने लगा। जहर छोड़ना चाहता था, हन लीक चलाना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर लोहे में ढली मूर्ति जैसा अकड़ चुका था। लेवल 91 का टाइटल डूलवो मेरे हाथों में ऐसे जमीन में गाड़ा जा रहा था जैसे कोई पौधा लगा रहा हो। उसके कंधे जमीन में समा गए, फिर गर्दन। आखिर में ऊपर सिर्फ कुछ सफेद बाल बचे, जैसे अभी अभी लगाया गया कोई नन्हा पौधा हो। मैंने हाथ वापस खींचा, हल्की सी ताली जैसी थपकी दी। हो गया। मैं झुककर उन कांपते बालों को देखा, फिर पैर उठाकर 2 बार दबा दिया। जल्दी से अपनी प्रगति पूरी करो शिष्य। मैंने मुड़कर निंग रोंग रोंग को ओके का इशारा किया। निंग रोंग रोंग पूरी तरह स्तब्ध थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली थी, मुंह हैरानी से खुला रह गया था। लेवल 91 के टाइटल डूलवो को उसके गुरु ने एक हाथ से जमीन में बीच की तरफ गाड़ दिया था। उसने अपने दिमाग में उठ रही ढेर सारे सवालों को जबरदस्ती दबा लिया, आंखें बंद की और अपनी प्रगति फिर से शुरू कर दी। 9 रंगों की रोशनी स्थिर होकर बहने लगी। 9वीं परत बनने लगी। पूरी पाठा अचानक बदल गई। 9 परतें, 9 रंग, 9 ट्रेशर्ड ग्लेज स्टाइल पगोडा। रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। निंग रोंग रोंग ने अपनी हथेली में मौजूद छोटी और सुंदर 9 परतों वाली पाठा को देखा। 9 रंगों की रोशनी उसमें लगातार बह रही थी। हर एक परत 7 ट्रेजर्ड ग्लेज स्टाइल पगोडा से भी ज्यादा उत्कृष्ट थी। उसने बुदबुदाया, शायद मैं भी पहली बार देख रहा था इसलिए पूरी तरह निश्चित नहीं था। निंग रोंग रोंग के मुंह के कोने फड़क गए। आपने एक टाइटल डूलवो को ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया? मैंने दोनों हाथ सिर के पीछे रख लिए। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा गुरु भी तो एक टाइटल डूलवो है। निंग रोंग रोंग ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया।
क्या टाइटल दूल्वों के बीच की लड़ाई इतनी आसान होती है? उसने आगे और नहीं पूछा। उसका सारा ध्यान फिर से नाइन ट्रेजर ग्ले स्टाइल पगोडा पर चला गया। वह उसे बार बार देख रही थी, अलग अलग कोनों से घुमा रही थी। सच में प्रगति हो गई। ये नाइन ट्रेजर ग्ले स्टाइल पगोडा था, उनके संप्रदाय का हजारों साल पुराना सपना, और आज वह उसके हाथों में साकार हो गया था। वह धीरे से खड़ी हुई, उसकी स्कर्ट पर मिट्टी लगी हुई थी। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली। मुझे पितास को बताना है, मुझे दादाजी को बताना है। 1000 साल हो गए, पहली पीढ़ी के सोच से लेकर आज तक कोई नहीं कर पाया, और मैंने कर दिखाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह रो भी रही थी और हंस भी रही थी। दोनों हाथों से आंसू पोंछती रही, लेकिन जितना पोंछती उतने ही आंसू निकल आते। मैं उससे 3 कदम दूर खड़ा रहा, उसके आंसू निकलने का इंतजार करता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। क्या लेवल 99 का फोंगियन खुल गया? तभी डिंग सिस्टम की आवाज आई। बधाई हो होस्ट निंग रोंग रोंग की शीर्ष प्रतिभा को पूरी तरह हासिल करने और उसके सैंक्शन कैंडलिक को भरने के कारण आपकी पीक डूल वो शक्ति की मोहर हटना शुरू हो गई है। मोहर पूरी तरह हट गई है। मेरे शरीर के भीतर की शक्ति अचानक पहले से कई गुना बढ़ गई। मैंने हल्की आवाज निकाली। निंग रोंग रोंग आखिरकार रोना बंद कर चुकी थी। वह थकी हुई एक तरफ खड़ी थी। अचानक वह किसी परी की तरह हल्के से उछली, पूरा शरीर घुमाकर मेरी ओर मुड़ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से धुलकर और भी चमक रही थी। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। नाक की नोक लाल थी, पलकों पर अब भी आंसू की बूंदें थी। अगले ही पल वह पंजों के बल खड़ी हुई, शरीर आगे झुकाया और बिना किसी झिझक के अपने होंठ मेरी तरफ बढ़ा दिए। मेरी प्रतिक्रिया उससे भी तेज थी। मैंने एक हाथ बिल्कुल सही जगह पर आगे कर दिया। उसके होंठ मजबूती से मेरी हथेली से टकरा गए। निंग रोंग रोंग की आंखें गोल गोल हो गई। उसका पूरा शरीर वही जड़ हो गया। उसके होंठ अब भी मेरी हथेली से लगे हुए थे। मैंने गंभीर नजर से उसे देखा, फिर हथेली हल्के से आगे बढ़ाई और उसे 2 कदम पीछे कर दिया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा गुरु बेचने के लिए है, खुद को नहीं देता। निंग रोंग रोंग को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अभी थोड़ी देर पहले 1000 साल पुराने सपने के साकार होने की खुशी में उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। शरीर ने दिमाग से पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन अब उसे इतनी शर्म आ रही थी जैसे किसी ने उसके सिर पर खौलता पानी डाल दिया हो। और दिल के किसी कोने में एक ऐसी निराशा भी थी जिसे वह खुद भी मानना नहीं चाहती थी। मैंने गंभीरता से सांस भरी, लेकिन आवाज में पूरी तरह मजाक था। लगता है मेरे आकर्षण की शक्ति वाकई कमाल की है। जहां भी जाता हूं लोग मुझे पसंद करने लगते हैं। फूल भी मेरे सामने खिल उठते हैं। ये मनमोहक आकर्षण भी बड़ी मुसीबत है। निंग रोंग रोंग का दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। मैंने छोड़ी पर हाथ फेरा और बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लेकिन रोंग रोंग शिष्या, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी शिष्या मानता हूं। अगर तुम सच में मुझ जैसे दुनिया हिला देने वाले और देवताओं को भी चौंका देने वाले मर्द को पाना चाहती हो, तो तुम्हें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये शब्द उसके ऊपर ठंडे पानी की तरह गिरे। निंग रोंग रोंग की आंखें लाल हो गई। उसका चेहरा इतना गर्म था कि जैसे उस पर अंडा तला जा सकता हो। उसने गुस्से से एक हुक्का मेरी तरफ मारा, फिर झुककर दाहिने पैर की जूती उतारी और मेरी तरफ फेंक दी। जूती पर ग्लेज स्टाइल के निशान बने थे। वह पूरी ताकत और गुस्से के साथ सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ रही थी। किसे पसंद हो तुम? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम झूठे हो, मर जाओ। उसकी चीख से आसपास की भाप तक कांप उठी। दूर जंगल में बैठे पक्षियों का झुंड डरकर उड़ गया। बाद में जब निंग रोंग रोंग अब भी शर्म और गुस्से में थी और मुझसे बात नहीं कर रही थी, मैं डूगू बो को जमीन से बाहर खींचकर निकाल लाया। मैंने उसके सिर पर दोनों हाथ रख दिए। शुआंग चन हैंड की शक्ति चमकी। मैंने उसकी यादों में बदलाव कर दिया। आखिर हमने उसकी जगह पर घुसपैठ की थी, उसकी चीरो ट्यूलिप ले ली थी और उसे छोड़ भी पहुंचाई थी। फिर मैंने उसके दिमाग में एक मानसिक आदेश डाल दिया, आइस एंड फायर यिन यांग वेल की अच्छी तरह रक्षा करना। किसी भी इंसान या किसी भी चीज को किसी भी कारण से यहाँ की किसी भी सेंसाओ को नुकसान पहुंचाने या इस्तेमाल करने की इजाजत मत देना। लेवल 91 पर ऐसा मानसिक आदेश डालना मेरे लिए बेहद आसान था। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब ये जड़ी बूटियों की जगह मेरी निजी गुप्त स्थान बन गई, और साथ ही एक मुफ्त का टाइटल डूल वो भी पहरेदार के रूप में मिल गया था। एक तीर से 2 निशाने लग गए थे। निंग रोंग रोंग ने जिज्ञासा से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मैंने सिर घुमाए बिना कहा, उसकी कुछ बातें फुला रहा हूं और कुछ बातें याद करवा रहा हूं। वो समझ नहीं पाई। मैंने हाथ वापस खींच लिया, फिर उसकी ओर मुड़ा। मैं उसे आज हमारे यहाँ आने की बात भूलने दे रहा हूँ, तुम्हारे वुहान की प्रगति की बात भी भूलने दे रहा हूँ। इस तरह तुम्हें नाइन ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पगोडा के उजागर होने की चिंता नहीं रहेगी। निंग रोंग रोंग की झिझक तुरंत चमकती आंखों में बदल गई। ये भी कर सकते हैं। शुआंग चैन हैंड की दूसरी क्षमता है। कमाल है ना? कमाल है, कमाल है। उसने अनजाने में 2 बार मेरी तारीफ कर दी, लेकिन मेरा घमंड भरा चेहरा देखते ही उसने होठ से कोड़ लिए। इतने ताकतवर हो फिर भी मुझे नहीं सिखाते, कितने कंजूस हो। मैं हंस पड़ा। जब तक तुम्हारे गुरु को नया शिष्य नहीं मिल जाता और तुम फेंग हाओ केमेन में मेरी मंजूर की हुई सफलता हासिल नहीं कर लेती, ठीक जब तक मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगले ही पल मेरा शरीर चमका और मैं चट्टान के नीचे पहुंच गया। चलो। निंग रोंग रोंग ने पैर पटका और मेरे पीछे दौड़ पड़ी। दोनों सनसेट फॉरेस्ट से बाहर निकले। आसमान पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। मैंने पूछा, भूख लगी है? पहले कुछ खा ले फिर वापस चलेंगे। निंग रोंग रोंग की आंखें चमकी। ठीक है, पहले टियानडाओ सिटी भी घूम लेते हैं। रास्ते भर वह मुझे कमीना गुरु कहती रही। वो अभी भी नाराज थी। असल में होटल में हुई वह हथेली वाली घटना जब भी उसके दिमाग में आती, उसके दोनों गाल गर्म हो जाते। उससे नाराजगी छोड़ना भी मुश्किल था। दोनों टियानडाओ सिटी पहुंचे। निंग रोंग रोंग ने 7 ट्रेजर ग्लेज डायन संप्रदाय का पहचान पत्र दिखाया और सीधे टियानडाओ होटल चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, हॉल में बैठी कई मेजों पर लोगों ने एक साथ सिर उठाए। उनके हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक हवा में ही रुक गई। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने ध्यान से देखा। उसके बाद उनके शरीर अकड़ गए और वे असहज हो गए। मैं बगल में खड़ा होकर निंग रोंग रोंग को आंखों से इशारा कर रहा था। निंग रोंग रोंग ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन वह अब पहले से कहीं ज्यादा शिष्ट थी। मैंने जब तेजी से भागता हुआ आया, चेहरे पर मुस्कान चिपकाए हुए,
मिस निंग, आपका स्वागत है। बताइए, क्या मैं आपके लिए विशेष कमरा तैयार करूं? निंग रोंग रोंग ने चारों ओर देखा। दो मेजों पर बैठे लोग तो पहले ही खिसकने की तैयारी करने लगे थे। उसने भौहें उठाई। अगर पहले वाली निंग रोंग रोंग होती तो शायद उन्हें जाने देती, लेकिन आज उसका मूड अच्छा था। आज मिस की खुशी का दिन है। यहाँ मौजूद सभी लोगों का खाना मेरी तरफ से। उसने बिना झिझक एक के बाद एक पकवान मनवाए और खाने लगी। उसी समय टैंडाओ सिटी की सबसे व्यस्त सड़क पर एक शानदार रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चैन रेन शुए शुए चिंगहे के रूप में तियानडाओ एम्पायर की स्थिति देखने निकली थी। रथ के बाहर से एक आदमी आया और सूचना दी, युवराज, 15 मिनट पहले सेवन ट्रेजर जेज टाइल संप्रदाय की मिस निंग रोंग रोंग अपने संप्रदाय के पहचान पत्र के साथ शहर में दाखिल हुई है। वो अभी तियानडाओ होटल में एक अज्ञात युवा पुरुष के साथ भोजन कर रही है। रोंग रोंग वापस आई। क्यान रेंग शुए को हल्का आश्चर्य हुआ। वो आइस एंड फायर यिन यांग वेल पर जड़ी बूटियां देखने गई थी। इतनी जल्दी लौट आई? उसने पर्दे के बाहर देखा। जाओ पता लगाओ कि आइस एंड फायर यिन यांग वेल में क्या हुआ है। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जी। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जब रथ महल के दरवाजे पर पहुंचा, एक छाया तेजी से कूदकर रथ के अंदर आई और क्यान रेंगशुए के कान में कुछ फुसफुसाई। क्यान रेंगशुए का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह ईस्ट पैलेस पहुंची, वो तेजी से अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ी। क्यान रेंगशुए ने तुरंत अपनी फंडक छिपाई, चेहरे पर एक नरम मुस्कान लाई और क्यान रेंगशुए की शालीनता बनाए रखते हुए खड़ी हो गई। भाई यांग, आप रोंग रोंग के गुरु हैं। इतनी रात मेरे पूर्व महल में आने का क्या काम है? मैंने औपचारिकता नहीं की। मैं एक कदम आगे बढ़ा, जूते और पत्थर की टकराहट से भारी आवाज आई। यह कदम सीधे मेज के उस पार जाकर उसके सामने रुक गया। पहले होटल में मैंने कहा था कि तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, तब बात पूरी नहीं हुई थी। अब मैं खास तौर पर तुम्हें शिष्य बनाने आया हूँ। क्यान रेंगशुए के दिमाग में सैकड़ों शक कौद रहे, जांच, साजिश, उकसावा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जवाब यह होगा। उसने जबरन मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाई यान, मजाक मत कीजिए। मैंने कहा था कि मेरा गुरु पहले से है, भले ही ना होता तब भी। ये सब समस्या नहीं है। बस युवराज महोदय, अगर आप मुझे अपना गुरु मानने तो काफी है। क्यान रेंगशुए का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। युवराज की गरिमा उभर आई। भाई यांग, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। अगर नहीं गए तो मजबूरन मुझे रोंग रोंग का लिहाज नहीं रहेगा। उसने हवा में हाथ लहराया। कमरे के कोने की परछाई से एक शख्स झपट कर बाहर आया। त्यानदाओ साम्राज्य का यह गुप्त रक्षक, जिसकी आत्मिक शक्ति उफान पर थी, सीधे मेरी ओर लपका, मुझे जबरन बाहर निकालने की कोशिश में। मैं वही बिना हिले खड़ा रहा। चेहरे की मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। एक पीला हॉर्न हॉर्न मेरे पैरों के नीचे उभरा, फिर तुरंत ही दूसरा पीला हॉर्न हॉर्न भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गया। रक्षक की गति नहीं रुकी। क्यान रेंगशुए भी ठंडी निगाह से देख रही थी। दो हॉर्न हॉर्न वाला एक छोटा हॉर्न शिप पूर्व महल में शोर मचाए, या तो मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन फिर हॉर्न हॉर्न के उभरने की रफ्तार बेहद तेज हो गई। अलग अलग रंगों की रोशनी कमरे में फैल गई। जब आठवां काला हॉर्न हॉर्न उभरा, क्यान रेंगशुए के चेहरे की खंडक जम गई। गंभीरता और हैरानी उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी। हॉर्न दो लो, इतनी कम उम्र में हॉर्न दो लो। उसे लगा कि यही अंत है। वह अभी बोलने ही वाली थी, सोच रही थी कि तियानडाओ साम्राज्य की शक्ति पर दबाव डालकर मुझे रोक देगी, लेकिन मेरे पैरों के नीचे की रोशनी फिर बदली। चकाचौंध कर देने वाला खून जैसा लाल रंग फूट पड़ा। पूरा कमरा लाल रोशनी में डूब गया। नौवां हॉर्न हॉर्न धीरे धीरे ऊपर उठा। क्यान रेंगशुए की शरीर अनियंत्रित रूप से 3 कदम पीछे हट गया। उसकी कमर मेज के किनारे से टकराई। उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं और वह उस हॉर्न हॉर्न को घूरती रह गई। उसके होंठ कांपे। टाइट डोलुओ, 1 लाख साल का हॉर्न हॉर्न, ये कैसे मुमकिन है? वो हॉर्न दे रक्षक हवा में ही जबरदस्ती रुक गया। दोनों पैर जमीन पर टिक गए। वो पूरी तरह जड़ हो गया। खिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। ठंडा पसीना उसकी पीठ भिगो चुका था और ठुड्डी से टपक रहा था। उसे डर था कि ये टाइटल डोलुओ बस यूं ही हाथ घुमाकर उसे मांस के लोथड़े में ना बदल दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हॉर्न हॉर्न की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं मुस्कुराते हुए क्यान रेंगशुए को देखता रहा। युवराज महोदय, अब क्या आप मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हैं? क्यान रेंगशुए ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि मुझमें सचमुच हत्या की मंशा नहीं है। उसने सिर घुमाया, अपने वस्त्र ठीक किए, दोनों हाथ जोड़कर चुका। क्यांग आपका आदरपूर्वक स्वागत करता है महामहिम। ना जाने आप कौन से टाइटल डोलुओ है। क्या क्यांग से कोई गलती हो गई जिससे आप नाराज हैं? मैंने सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुड़ा और पास रखी नक्काशीदार सुनहरी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। कैन रेंगशुए की नजरें मुझ पर टिकी रही। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया और जेब से कुछ चीजें निकाली। एक पुराना पीला कागज, एक घिसा हुआ ब्रश, एक लाल स्याही की डिब्बी। मैंने यूं ही उन्हें उस मेज पर फैला दिया जो पता नहीं किस कीमती लकड़ी से बनी थी। मैं आज रात सच में तुम्हें शिष्य बनाने आया हूँ। रेंगशुए की भौहें सिकुड़ गई। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि 1 लाख साल हॉन हॉन वाला टाइटल डोलुओ आखिर उसे शिष्य क्यों बनाना चाहता है। क्या इस कागज में कोई जाल है? क्या इसका त्यानडाओ शाही परिवार से कोई मकसद है? क्या यह माँ की तरफ से कोई चाल है, या किसी ने उसकी पहचान पर शक करके उसे परखने भेजा है? उसने हर पहलू पर सोचा और आखिर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 1 लाख साल हॉन हॉन वाले टाइटल डोलुओ के सामने उसके पास मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस यही रास्ता था। कैन रेंगशुए ने आंखें बंद की, फिर खोली। उनमें सिर्फ बेबसी और स्वीकार बाकी था। वो मेज के पास गई, अंगूठा लाल स्याही में अच्छी तरह दबाया और कागज के दाहिने नीचे कोने में साफ लाल निशान छोड़ दिया। फिर उसने ब्रश उठाया। उसकी नोक कागज से मुश्किल से 1 इंच ऊपर थी। उसकी कलाई घूमी और पहला अक्षर लिखा, शुए। वह दूसरा अक्षर लिखने ही वाला था कि एक हाथ बढ़ा और हल्के से उसके हाथ की पीठ पर दबाव डाल दिया। मेरी आवाज बगल से आई, धीमी और रहस्यमयी, गलत नाम लिख रहे हो। यह नहीं है, दोबारा लिखो। क्यान रेंगशुए की लिखती हुई कलाई पूरी तरह जम गई। ब्रश हवा में ही अटक गया। कागज से 2 इंच भी दूर नहीं, लेकिन अब नीचे नहीं उतर पा रहा था। उसके शरीर में सिर से पांव तक ऐसी सर्दी तौर गई जैसी उसने जन्म के बाद कभी महसूस नहीं की थी। ये कैसे मुमकिन है? यह आदमी उसकी असली पहचान कैसे जान सकता है? वो टैंडाओ एम्पायर में 10 से ज्यादा सालों से छिपी थी। किसी ने उसकी पहचान पर शक तक नहीं किया था। हर दिन साथ रहने वाले शाही सदस्य भी कभी नहीं समझ पाए। लेकिन इस आदमी ने सिर्फ एक बार मिलकर उसका नाम ले लिया।
क्या ये दादा ने भेजा है? नहीं, दादा ऐसा तरीका कभी नहीं अपनाएंगे। क्या ये माँ है? वो तो और भी नामुमकिन है। उसने कठोरता से सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा, जो अब भी नरम और मुस्कुराती हुई लग रही थी, लेकिन उसकी निगाह में अब वे आंखें किसी अथाह गहराई वाली खाई जैसी लग रही थी, मानो उसकी सारी परतें एक एक कर देख ली गई हों। उसने होठ खोले। मैं नहीं, हम स्पिरिट हॉल से नहीं है। मेरी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। तुम्हारी माँ या दादा ने भी मुझे नहीं भेजा है, निश्चिंत रहो। क्यान रेंगशुए के होंठ तक आई बात वापस अंदर ही रह गई। उसने बस 2 बार व्यर्थ हंसने की कोशिश की, लेकिन वो हंसी हल्की और बेजान थी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस अजीब स्थिति से कैसे निकली जाए। उसकी उंगलियां अनजाने में मेज के नीचे एक खास संकेत बना रही थी। उस अंधेरे कोने में छिपा हुआ स्नेक ड्रैगन डोर वो पहले से ही तैयार था। 92वें स्तर के स्नेक स्पीयर डुअलो को मैंने केवल 3 सेकंड में सिर के बल पटक कर बेहोश कर दिया। लेकिन जब मैंने उसे मजबूर करके अपने असली नाम से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए, तो मैंने उसी समय वो अनुबंध फाड़ दिया, क्योंकि मुझे कभी भी सिर्फ एक नकली अनुबंध नहीं चाहिए था। आधे घंटे पहले स्नेक स्पीयर की स्नीक स्पीयर मेरी पीठ के पीछे से अचानक वार करने आई थी। इस हमले की पूरी तैयारी पहले से की गई थी और वार करने का कोण भी बेहद चालाकी से चुना गया था, क्योंकि उस समय मैं कियान रेनक्यू से बात कर रहा था और मेरा ध्यान पूरी तरह उसी पर दिखाई दे रहा था। कियान रेनक्यू ने अपने कपड़े कसकर पकड़ रखे थे। वो इतनी तनाव में थी कि उसकी सांस तक रुक गई थी। आखिरकार ये एक फोंगा दोलो का अचानक किया गया हमला था। समान स्तर का कोई शक्तिशाली हुंसा भी अगर बिना तैयारी के इस तरह के हमले का सामना करे तो वो मौके पर ही घायल हो सकता था। स्नेक स्पीयर भी अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर मैं वास्तव में उसके कियान रेनक्यू को अपना शिष्य बनाने के योग्य हूं या नहीं। अगले ही पल स्नेक स्पीयर मेरी कमर की ओर बढ़ चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी नोक मेरे शरीर को छूने वाली थी, मैंने अपना शरीर हल्का सा मोड़ लिया। स्नेक स्पीयर की नोक मेरे पैर के पास से निकल गई, लेकिन मेरे कपड़े का एक धागा तक नहीं छुआ। स्नेक स्पीयर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी स्नेक स्पीयर वापस खींचकर पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी एक हाथ आगे बढ़ा। मेरी 5 उंगलियां हल्के से बंद हुई और ठीक स्नेक स्पीयर को पकड़ लिया। इधर आओ। अचानक मेरी भयानक ताकत फट पड़ी। स्नेक स्पीयर के पास हाथ छोड़ने तक का समय नहीं था। उसका पूरा शरीर जबरदस्ती मेरी ओर खींचाया। एक पल पहले मेरा हाथ स्नेक स्पीयर पकड़े हुए था, अगले ही पल मेरी हथेली उसके सिर पर थी। मेरी हरकत इतनी सहज थी जैसे मैं बस उसके सिर से धूल झाड़ रहा हूं। अगले ही क्षण धड़ाम, स्नेक स्पीयर का सिर सीधे जमीन की कठोर ईंटों से टकराया। एक पल पहले स्नेक स्पीयर के पास पूरी पहल थी, अगले पल ये फोंगा दोलो जमीन पर पड़ा था। पूरी प्रक्रिया इतनी तेज थी कि उसे सोचने तक का मौका नहीं मिला। ना कियान रेनक्यू वहीं खड़ी रह गई, वो पूरी तरह स्तब्ध थी। स्नेक स्पीयर एक भी आवाज तक नहीं कर पाया, एक बार भी नहीं झेल पाया। ये वुहन हॉल का एल्डर था और उसके दादाजी ने उसे कियान रेनक्यू की सुरक्षा के लिए भेजा था, लेकिन मेरे हाथों में वो किसी ऐसे बच्चे जैसा लग रहा था जो बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था। उसने तो होनहाल तक नहीं निकाला और एक ही थप्पड़ में बेहोश हो गया, या फिर शायद फर्श में ही नींद लाने की कोई शक्ति थी, वरना एक फोंगा दोलो इतनी आसानी से कैसे सो सकता था। कियान रेनक्यू यहाँ कई वर्षों से रह रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। जब तक वो अपने सदमे से बाहर आती, मैं अपने हाथ की धूल झाड़ चुका था। मैंने मेज पर रखे अनुबंध की ओर इशारा किया। और कोई सवाल है? नहीं है तो जल्दी हस्ताक्षर करो। कुछ देर पहले तक वो मेरी शक्ति को परखना चाहता था, और अब वही व्यक्ति मेरे पैरों के नीचे पड़ा था। कियान रेनक्यू के पास कहने के लिए और क्या बचा था? आखिरकार ताकत ही सबसे अच्छी भाषा थी। वो काफी देर तक चुप रहा। अंत में वो मेज के पास गया और एक पुरानी टूटी हुई कलम उठाई। उसने गुरु शिष्य अनुबंध पर एक एक अक्षर करके अपना असली नाम लिख दिया। कियान रेनक्यू ने हर स्ट्रोक बहुत जोर से लिखा, मानो किसी दुश्मन के शरीर पर अपना नाम उकेर रहा हो। हस्ताक्षर करने के बाद उसने तुरंत कलम रख दी और कई कदम पीछे हट गया। वो लगातार मुझसे दूरी बनाए हुए था। मैंने अनुबंध उठाया, आगे से देखा, पीछे से देखा, फिर उसके चेहरे की ओर कई बार देखा। मेरी भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरी तरह सन्नाटा था। ना कोई परिचय सिस्टम संदेश, ना कोई सफल सौतु पुरस्कार। मैंने कुछ सेकंड सोचा, क्या हस्ताक्षर करने का तरीका गलत था या नाम में कोई समस्या थी। मैंने सीधे अनुबंध को कागज की गेंद की तरह मसलकर जमीन पर फेंक दिया, फिर अपने कपड़ों के अंदर से एक नया अनुबंध निकाला। वही पीला पड़ा हुआ कागज, वही साधारण प्रारूप। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें थोक में खरीदा गया हो। मैंने नया अनुबंध मेज पर पटका और कियान रेनक्यू से कहा, दोबारा हस्ताक्षर करो। कियान रेनशू के होंठ हल्के से फड़क गए। मेरी सुकलित हरकतों को देखते हुए वो अचानक समझ गई। सामने खड़ा ये रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था। निंग रोंगरोंग के अचानक एक गुरु बन जाने की घटना शायद 7 ट्रेजर क्लैन की कोई गुप्त योजना नहीं थी। संभवतः मैंने बस अचानक अपने मन से उसी तरह के हास्यास्पद तरीके से निंग रोंगरोंग को भी अपना शिष्य बना लिया था। एक फोंग हाउ दोलो आधी रात को एम्पायर के ईस्टर्न पैलेस में घुसा। 3 सेकंड में वुहन हॉल के एल्डर को बेहोश कर दिया, और उसका उद्देश्य केवल उससे एक पुराना कागज साइन करवाना था। आखिर यह कैसा अजीब इंसान था। लेकिन परिस्थिति मेरे पक्ष में नहीं थी। कियान रेनशू को फिर से सहयोग करना पड़ा। उसने अपना हाथ कलम की ओर बढ़ाया, लेकिन मैंने तुरंत उसे रोक दिया। अपना भेष हटाओ, अपना असली रूप दिखाओ और फिर हस्ताक्षर करो। कियान रेनशू वहीं रुक गई। कुछ क्षण बाद वो केवल कड़वी मुस्कान दे सकी। उसके चारों ओर धीरे धीरे हुनली फैलने लगा। उसके शरीर से सीमित प्रकाश की परतें निकलने लगी। उसका लंबा शरीर तेजी से छोटा होने लगा। उसकी काया भी पतली और कोमल हो गई। उसकी ठंडी और गरिमामय सुंदरता पूरी तरह सामने आ गई। ये असली कियान रेनशू थी। अपने वास्तविक रूप को लेकर उसे हमेशा पूर्ण आत्मविश्वास था। उसने सोचा कि एक पुरुष ने उसकी पहचान ली है और अब उसे अपना भेष हटाने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या यह गुरु बनाने का बहाना था? क्या उसका असली लक्ष्य वास्तव में वो स्वयं थी?
लेकिन जब मैंने उसका असली चेहरा देखा तो मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा जरूर, लेकिन मेरी आंखों में जरा भी बुरी भावना नहीं थी। मेरी आंखों में केवल शुद्ध प्रशंसा थी। मेरी शिष्या होने के योग्य हो, सुंदर भी बहुत है। इतनी सीधी तारीफ सुनकर कियान रेंशु और भी उलझ गई। मेरी बात भले ही सुनने में थोड़ी अनुचित लग रही थी, लेकिन मेरी आंखें असामान्य रूप से साफ थीं। कियान रेंशु ने अपने मन के उलझे विचारों को दबाया। उसने कलम उठाई और अपना असली नाम लिख दिया। फिर अपने अंगूठे पर लाल रंग लगाया और अनुबंध मुझे दोनों हाथों से सौंप दिया। गुरुदेव, कियान रेंशु ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अपना संबोधन बदलने में भी वो काफी तेज थी। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना भी उसे अच्छी तरह आता था। उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा था ये केवल वही जानती थी। मैंने नया अनुबंध लिया। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 10 सेकंड बीत गए। मेरे दिमाग में अब भी कोई आवाज नहीं आई। इस बार पहचान में कोई समस्या नहीं थी। असली चेहरा भी सामने था, लेकिन सिस्टम अब भी बिल्कुल शांत था। अब जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि सिस्टम केवल नाम या हस्ताक्षर को नहीं देखता। भले ही उसने अपना भेष हटाकर असली नाम से हस्ताक्षर कर दिए हों, अगर कियान रेंशु के दिल में मेरे प्रति सच्ची स्वीकृति नहीं है तो यह अनुबंध केवल बेकार कागज है। सिर्फ नाम लिखे हुए एक अनुबंध का मतलब वास्तविक गुरु शिष्य संबंध नहीं होता। कियान रेंशु ने भले ही मुंह से स्वीकार किया हो, लेकिन उसके दिल ने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इस तरह बलपूर्वक बनाया गया गुरु शिष्य संबंध 100 तो सिस्टम स्वीकार नहीं करता था। अगर किसी को जबरदस्ती गुरु बनाकर मिशन पूरा किया जा सकता तो इस सिस्टम का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अब ऐसा लग रहा था कि सिस्टम ने इस तरह की सभी कमियां पहले से बंद कर रखी थी। उसे केवल एक अनुबंध नहीं चाहिए था, उसे वास्तविक गुरु शिष्य संबंध चाहिए था। शिष्य को दिल से मुझे अपना गुरु स्वीकार करना होगा और मुझे वास्तव में उसे ज्ञान देना और सिखाना भी होगा। अगर इसके बाद भी असफल रहा तो आज रात मेरा आना बेकार हो जाएगा। फिर मैं सीधे अपनी मुट्ठियों से कियान रेंशु की सारी यादें मिटा दूंगा और वापस जाकर सो जाऊंगा। मेरे लिए इसमें कोई नुकसान नहीं था। कियान रेंशु मेरे पास खड़ी होकर मुझे उस पुराने कागज को पकड़े देख रही थी। मेरे चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो बीच में बोलकर मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो बस सम्मानपूर्वक खड़ी रही। मैंने उसकी ओर देखा और सीधा सवाल किया, तुम सच में मेरे साथ दिल से नहीं हो, है ना? कियान रेंशु के होंठ फिर से फटक गए, लेकिन मुंह से उसने मासूम बनने का अभिनय किया। आप क्या कह रहे हैं? शुएर समझ नहीं पा रही। मैंने उसे बेनकाब नहीं किया, मैं केवल उसकी आंखों में देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके शरीर को पार करके उसके दिल की सबसे गहरी जगह तक देख रहा हूं। फिर मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम अमर जीवन पाना चाहती हो? कियान रेंशु अचानक जम गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। अमर जीवन, इन दो शब्दों का वजन बहुत भारी था। कोई भी होमशेर इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। फोंग हाउ दोलो की उम्र सामान्य लोगों से बहुत अधिक होती थी, लेकिन अंत में वे भी केवल कुछ 100 वर्षों तक ही जीवित रह सकते थे। लेकिन अगर वो मेरी शिष्या बन जाए तो मैं उसे 1000 वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता दे सकता था, यहां तक कि पूरे 10,000 वर्षों तक भी। कियान रेंशु की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके इस प्रस्ताव को समझने से पहले ही मैंने दूसरा सवाल कर दिया, क्या तुम अपनी मां का प्यार पाना चाहती हो? क्या तुम पूरी तरह से हेवन डाउ एम्पायर को अपने नियंत्रण में लेना चाहती हो? क्या तुम उस सिंहासन पर बैठना चाहती हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है? कियान रेंशु की सांस रुक गई। इनमें से हर सवाल सीधे उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से पर वार कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं वास्तव में उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूं और मेरे पास 2 ऐसी शक्तिशाली क्षमताएं हैं जो उसके सभी लक्ष्य पूरे करने में उसकी मदद कर सकती हैं। बस मेरे पास आओ और पहले अपनी आंखों से देख लो। कियान रेंशु आधी विश्वास और आधी शंका में थी। वो सीधे मना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। वो भारी सावधानी के साथ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तनाव में थी। स्पष्ट था कि अगर मैंने अचानक कुछ किया तो वो जानती थी कि मेरे सामने उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी वो अंतिम क्षण तक लड़ने के लिए तैयार थी। मैं उसके विचार समझ चुका था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने केवल अपना दाहिना हाथ उठाया और तर्जनी से उसके माथे को हल्के से छुआ। हल्की नीली रोशनी एक पल के लिए चमकी। छह कुप सेंजे और स्वांगचुआ दोनों क्षमताओं से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही पल में उसके दिमाग में भर गई। धड़ाम! कियान रेंशु का दिमाग लगभग फटने लगा। असंख्य अनजान जानकारियां उसके भीतर तेजी से बहने लगी। सबसे पहले दिखाई देने वाली क्षमता का नाम था ल्यू कुप सेंजे। यह शरीर को अत्यधिक स्तर तक मजबूत करने वाली एक विशेष लेंटिव विधि थी। यह शरीर के आंतरिक अंगों का उपयोग करके एक परिपूर्ण रूपांतरण प्रणाली बना सकती थी। भोजन, प्रकृति की जीवन ऊर्जा और यहां तक कि हवा में मौजूद हुनली भी तेजी से अब्जॉर्ब होकर सबसे शुद्ध हुनली तथा लगातार मिलने वाली जीवन शक्ति में बदल सकते थे। जीवन ऊर्जा के लगातार पोषण से शरीर अंततः अविनाशी शरीर की अवस्था तक पहुंच सकता था, और यह केवल इसका मूल प्रभाव था। ल्यू कुप सेंजे के सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता के शरीर का तापमान, गंध, हुनली की तरंग और जीवन की आभा तक पूरी तरह गायब हो जाती थी। शरीर आसपास के वातावरण में इस तरह मिल जाता था कि यह सबसे शक्तिशाली छिपने की तकनीकों में से एक बन जाता था। अगर लड़ाई में चोट लग जाए तो यह आसपास की जीवन ऊर्जा को खींचकर क्षतिग्रस्त शरीर को तेजी से ठीक कर सकता था। यहां तक कि इसके संचालन से निकलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा आसपास मौजूद साथियों को भी उनकी शारीरिक शक्ति और हुनली वापस पाने में मदद कर सकती थी। अमरता, छिपना, पुनर्प्राप्ति, इनमें से कोई भी प्रभाव हुनशरों को पागल कर देने के लिए पर्याप्त था। इसका मतलब था कि ल्यू कुप सेंजे केवल कल्टीवेशन की तकनीक नहीं थी। यह लंबी आयु, छिपने, उपचार और जीवन बचाने वाली एक सर्वोच्च क्षमता थी। और अकेले हेवन डाउ पैलेस में छिपकर रहने वाली कियान रेंशु के लिए इससे बेहतर क्षमता शायद ही कोई हो सकती थी। कियान रेंशु अभी पूरी तरह होश में भी नहीं आई थी कि जानकारी की दूसरी धारा उसके दिमाग में प्रवेश करने लगी। इस बार सामने आई क्षमता का नाम था स्वांगचुआ। अगर ल्यू कुप सेंजे शरीर की सीमा पर नियंत्रण था तो स्वांगचुआ की लान हाथ आत्मा पर अधिकार था। लान हाथ किसी की यादों को ऐसे पढ़ सकती थी जैसे कोई साधारण किताब पढ़ रहा हो। दिल में छिपा कोई भी रहस्य उसके सामने छिपा नहीं रह सकता था। वो यादें मिटा सकती थी, यहां तक कि किसी व्यक्ति की सोच और समझ को भी बदल सकती थी, जैसे किसी साधारण कपड़े को काटकर फिर से सिलना।
दुश्मन को वफादार सेवक बनाया जा सकता था, अजनबी को परिवार का सबसे करीबी सदस्य बनाया जा सकता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस बदलाव को पहचानना लगभग असंभव था। जिस व्यक्ति की यादें बदली जाती उसे खुद कभी महसूस नहीं होता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपनी झूठी यादों के लिए खुद कारण ढूंढता और उन्हें अपना वास्तविक अतीत मान लेता। बदली हुई यादों वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, बल्कि वो झूठी जिंदगी को सच मानकर जीता रहता है। डुलो कॉन्टिनेंट के मानसिक हुन की अधिकतम भ्रम और मानसिक दबाव पैदा कर सकते थे, लेकिन स्वांग शुआंग की लान हाथ सीधे आत्मा की जड़ पर काम करती थी। यह किसी व्यक्ति के पूरे आत्मबोध को ही दोबारा बना सकती थी। जानकारी का संचार खत्म होने के बाद कियान रेंशु वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में केवल कुछ शब्द घूम रहे थे: जीवन शक्ति को अब्जॉर्ब करना, अविनाशी शरीर, यादें पढ़ना, सोच बदलना, आत्मा को नियंत्रित करना। जब वो अंततः होश में आई तो उसका शरीर अपने आप 3 कदम पीछे हट गया। उसने मेरी ओर दोबारा देखा। अब उसकी आंखों में केवल हैरानी नहीं थी, उनमें गहरा डर भी था। मुझे देखते हुए उसके मन में बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण शक्तिशाली हुनशिर नहीं था, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व लग रहा था जिसे वो समझ ही नहीं सकती थी। छकूप सेंजा की शक्ति भले ही भयानक थी, लेकिन उसे किसी तरह समझा जा सकता था। जीवन शक्ति को एब्जॉर्ब करके शरीर को मजबूत करना और लंबी उम्र प्राप्त करना, लेकिन आत्मा और यादों को मनमाने ढंग से बदलने की क्षमता हुनशिर बेट की सामान्य समझ से पूरी तरह बाहर थी। इतनी भयानक शक्ति किसी को भी भयभीत कर सकती थी। मैंने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान नहीं बदली। मैंने धीरे से उसे समझाया, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आज बस इनमें से एक क्षमता चुनो और दिल से मेरी शिष्या बन जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज सुनने में नरम थी। मैंने आगे कहा, अगर तुम ल्यू कुप सेंजाई चुनती हो तो भविष्य में तुम्हारी कल्टीवेशन रुक भी जाए तब भी तुम्हारे पास अनंत समय रहेगा। एक बार असफल हुए तो 100 साल कल्टीवेशन करो, 100 साल में सफल नहीं हुए तो 1000 साल कल्टीवेशन करो। जब तक जीवन समाप्त नहीं होगा तब तक भविष्य की संभावनाएं अनंत रहेंगी। अगर तुम स्वांगशुआ चुनती हो तो तुम्हारी वर्तमान समस्याएं भी हल हो जाएंगी। तुम रॉयल फैमिली की यादों को बदल सकती हो और क्राउन प्रिंस की पहचान को और मजबूत बना सकती हो। तुम आसानी से हेवन डाओ एम्पायर का सिंहासन हासिल कर सकती हो, और जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओगी तब अपनी माँ की यादें भी बदल सकती हो। लेकिन उसके दिमाग में एक और व्यक्ति था। वो उसका दादा कियान डाओ ल्यू था। जब से उसे याद था, उसकी माँ हमेशा उससे नफरत करती रही थी। बचपन में उसे जो भी गर्माहट मिली थी उसका अधिकांश हिस्सा उसके दादा से मिला था। कियान रेंशु ये भी जानती थी कि उसका दादा उससे किया गया प्यार पूरी तरह निस्वार्थ नहीं था। उस प्यार में अपेक्षाएं थी, 6 विंग्ड एंजल की जिम्मेदारी थी। लेकिन किसी ऐसे बच्चे के लिए जिसे प्यार की कमी महसूस हुई हो, अधूरा प्यार भी बेहद कीमती होता है। कियान डाओ ल्यू की उम्र पहले ही बहुत अधिक हो चुकी थी, यहाँ तक कि एक सुप्रीम डोलो की भी अनंत आयु नहीं होती। अगर वो ल्यू कुप सेंजा सीख ले और फिर ये क्षमता अपने दादा को दे दे, क्या कियान डाओ ल्यू हमेशा अपने चरम पर रह सकता था? क्या उसका दादा हमेशा उसके साथ रह सकता था? क्या वुहुन हॉल पूरी तरह उसकी मां के नियंत्रण में जाने से बच सकता था? लंबी उम्र का यह आकर्षण ऐसा था जिसे वो आसानी से ठुकरा नहीं सकती थी। लेकिन दूसरी ओर स्वांग शुआ भी उसकी सभी समस्याएं हल कर सकती थी। यादें बदलने की क्षमता के साथ उसका छिपा हुआ मिशन कभी उजागर नहीं होगा। वो बिना किसी को पता। एक तरफ अमरता थी, दूसरी तरफ आत्मा पर नियंत्रण। कियान रेंजू के चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे। उसके मन में भीषण संघर्ष चल रहा था। मैंने उसे जल्दी करने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं बस कुर्सी पर बैठकर इंतजार करता रहा, क्योंकि इस बार निर्णय उसे स्वयं लेना था। पता नहीं कितना समय बीत गया। कियान रेंजू ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे एक लंबी सांस ली। जब उसने फिर आंखें खोली तो उसके डर और झिझक पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसकी आंखों में केवल स्पष्टता और दृढ़ता थी। वो एक कदम आगे बढ़ी, फिर मेरे सामने गहराई से झुक गई। इस बार कोई बलपूर्वक धमकी नहीं थी, ना कोई झूठा दिखावा। उसने साफ आवाज में कहा, गुरुदेव। अगले ही पल लंबे समय से शांत पड़ा सिस्टम आखिरकार मेरे दिमाग में गूंज उठा। बधाई हो, शिष्य की सफल भर्ती हुई। कियान रेंजू में देवता बनने की क्षमता मानक पूरा, शीर्ष प्रतिभा मानक पूरा, असाधारण सौंदर्य मानक पूरा। इस मिशन का मूल्यांकन उत्कृष्ट। सिस्टम अब पुरस्कार जारी कर रहा है, और इस बार पुरस्कार 3 विकल्पों में से एक चुनने का था। पहला पुरस्कार 12 फुरुजों में से कोई थी। दूसरा पुरस्कार एक बार अपनी इच्छा से डिवाइन एग्जामिनेशन निर्धारित करने का अवसर। तीसरा पुरस्कार 5 लाख वर्ष की उपयुक्त खून कोड का पूरा से। लगातार आती हुई सूचनाएं सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। इस बार वास्तव में सफलता मिली थी। पहली बार मैंने केवल ताकत के बल पर उसे मजबूर किया था। दूसरी बार उसने असली नाम और असली चेहरा दिखाकर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन उसके दिल में अब भी विरोध था। जब तक उसने दिल से मुझे गुरुदेव नहीं कहा, सिस्टम ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। हालांकि कियान रेंजू के इस निर्णय में कुछ लाभ की गणना भी शामिल थी, लेकिन उसके दिल की गहराई में उसने वास्तव में मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लिया था, और यही सिस्टम की शर्त पूरी करने के लिए पर्याप्त था। इससे एक बात भी साबित हो गई, सिस्टम के साथ नकली चालें चलने का कोई फायदा नहीं था। उसे वास्तविक शिष्य चाहिए था। 12 फुर्जों में से प्रत्येक की अपनी बेहद शक्तिशाली क्षमता थी। अफसोस इस बार केवल 3 चुन सकता था। अपनी इच्छा से डिवाइन एग्जामिनेशन निर्धारित करने का विकल्प तो और भी अधिक बेतुका था। अगर मैं खुद इसकी शर्तें तय कर सकता हूं तो क्या मैं मुख्य देवता को भी पार करके क्रिएशन गॉड एग्जामिनेशन बना सकता हूं? इस दुनिया के देवताओं पर तरह तरह की सीमाएं थी, लेकिन सबसे ऊंचे स्तर का क्रिएशन गॉड अब भी वर्तमान मेरे से अधिक शक्तिशाली था। इन दोनों विकल्पों की तुलना में 5 लाख वर्ष की हुनकोड का पूरा सेट काफी साधारण लग रहा था, लेकिन मैंने तुरंत कोई चुनाव नहीं किया। आखिर पुरस्कार कहीं जाने वाला नहीं था। मैं वापस जाकर आराम से इसका अध्ययन कर सकता था। भले ही मैंने पहले कहा था कि 2 विकल्पों में से एक चुनना है, लेकिन कियान रेंजू कौन थी? वो इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। जिस क्षण उसने गुरु बनने का निर्णय लिया, उसी क्षण उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसे तो यहां तक शक होने लगा कि मेरे पास और भी कई क्षमताएं छिपी हुई हैं। कियान रेंजू ने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। उसका गुरु बनना वास्तव में सच्चा था, और एक आज्ञाकारी गुरु का सम्मान करने वाली शिष्या का अभिनय करना भी उसके लिए स्वाभाविक था।
वो हेवन डाउ एम्पायर में 10 वर्षों से अधिक समय तक छिपकर रह चुकी थी और एक आदर्श सुकिंग का अभिनय करती रही थी। अब उसे बस एक नया किरदार निभाना था, वो उसे भी पूरी तरह निभा सकती थी। जब वो सोच रही थी कि किस तरह स्वयं आकर कोई तकनीक मांगे, मैंने पहले ही बोल दिया नंबर 2। प्यारी शिष्या, सोच लिया कि कौन सी चाहिए, दोनों क्षमताएं तुम्हारे सामने हैं, खुद एक चुनो। नंबर 2 शिष्या सुनकर क्यान रेंजू की आंख का कोना हल्का सा फड़क गया, लेकिन उसने तुरंत सामान्य भाव बना लिए। उसने मेरी सलाह नहीं पूछी, सीधे जवाब दिया, गुरुदेव मैं छौकुक सैनजेस चुनती हूँ। ये चुनाव बिल्कुल भी अजीब नहीं था। वर्षों तक हेवन डाउ पैलेस में छिपकर रहने के कारण उसकी कल्टीवेशन बहुत पीछे रह गई थी। वो अभी केवल 21 वर्ष की थी। उसका शरीर अभी अपने चरम पर था, लेकिन ये चरम कितने समय तक रह सकता था? एक हुंशिर के 30 वर्ष पार करने के बाद उसकी कल्टीवेशन की गति धीरे धीरे कम होने लगती थी, लेकिन छौकुक सैनजेस उसके शरीर को हमेशा चरम अवस्था में बनाए रख सकती थी। उसकी लंबी आयु के साथ देवता बनना भी अब उतना दूर नहीं लगता था। इस संचार रहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो इस क्षमता को अपने दादा तक पहुंचाना चाहती थी। वो चाहती थी कि क्यान डाउ लियू को भी लंबी आयु मिले। जहां तक स्वान खेनशू को ना चुनने का सवाल था, उसे विश्वास था कि वो फिर भी रॉयल फैमिली पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है, और स्वान खेनशू की विचित्र शक्ति उसे स्वाभाविक रूप से भयभीत भी करती थी। पहले छौकुक सैनजय सीखना और बाद में दूसरी क्षमता हासिल करने का रास्ता ढूंढना उसके हित में सबसे बेहतर था। वो अभी गंभीरता से बताने वाली थी कि उसने ये विकल्प क्यों चुना, लेकिन मुझे सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैं सीधे कुर्सी से उठा, एक कदम में उसके सामने पहुंचा। मेरी तर्जनी उसके माथे पर लगी। हल्की नीली रोशनी अचानक चमकी। एक विशाल और गहरी जानकारी अचानक बाढ़ की तरह उसके चेतन मन में भर गई। छौकुक सैनजय की संचालन विधि, 5 आंतरिक अंगों को मजबूत करने की प्रक्रिया, प्रकृति की जीवन ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने का रहस्य, सब कुछ मैंने उसे पूरी तरह सिखा दिया। क्यान रेंजू तुरंत वहीं खड़ी रह गई। उसकी नीली आंखों का फोकस खो गया। उसका दिमाग इस नई तकनीक को समझने के लिए तेजी से काम करने लगा, लेकिन मैं अपनी उंगली वापस खींच चुका था। मैंने जम्हाई ली, फिर हवा में हल्के से हाथ फेर दिया। एक सफेद प्रकाश की परत दिखाई दी। अगर कभी तुम्हारी जान सच में खतरे में हो तो लगातार 3 बार गुरुदेव बचाइए कहना, या कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो इस तरीके से मुझसे संपर्क कर सकती हो। लेकिन अगर कोई जरूरी बात ना हो तो कम संपर्क करना। बहुत ज्यादा संपर्क किया तो सावधान रहना, कहीं मैं तुम्हें ब्लॉक ना कर दूं। रात काफी हो चुकी है, आज पूरे दिन इधर उधर भागता रहा हूं, अब मुझे बस वापस जाकर सोना है। जाने से पहले मैंने केवल आखिरी बात कही, छौकुक सैनजय का अच्छे से अभ्यास करना, गुरुदेव का नाम खराब मत करना। तभी क्यान रेंजू को होश आया। उसे महसूस हुआ कि मैं जाने वाला हूं। उसके मन में अचानक घबराहट हुई। गुरुदेव, 1 मिनट, वो स्वान खेनशू, क्या मुझे भविष्य में उसे सीखने का मौका मिलेगा? और क्या आपके पास ऐसी और भी क्षमताएं हैं जिन्हें आप मुझे सिखा सकते हैं? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके सामने कोई नहीं था। मेरा शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था। जमीन पर केवल टूटी हुई ईंटें पड़ी थी, और बेहोश पड़ा स्नेक स्पीयर इस बात का प्रमाण था कि आज रात जो कुछ हुआ था वो कोई हास्यास्पद सपना नहीं था।